कारोबार था। ईश्वर की कृपा से कारोबार अच्छा चल रहा था। रुपए पैसों की घर में कोई कमी नहीं थी। कुल मिलाकर साक्षात लक्ष्मी जी निवास कर रही थी घर में। एक दिन बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब मुझसे ये घर अकेले नहीं चलता। जैसे आपके साथ आपके बेटे आपकी जिम्मेदारी बांट रहा है, मैं भी तो चाहती हूँ कि कोई आकर मेरे साथ भी जिम्मेदारियों में हाथ बटाए। पत्नी के बार बार जिद करने पर वर्मा जी बड़े बेटे श्रेयांश के लिए बात चलाते हैं। जल्दी ही शिल्पा के साथ श्रेयांश की शादी हो जाती है। शिल्पा के घर में आने के बाद मीनाक्षी बहुत खुश थी। उसे भी अपने सुख दुख और जिम्मेदारियों को बांटने वाला एक साथी मिल गया था। अरे वाह भगवान, तूने तो मेरी लॉटरी ही लगवा दी। इतना बड़ा आलीशान घर, गाड़ियाँ, गहने, यहाँ तो धन के भंडार भरे हुए हैं। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। ससुराल आकर शिल्पा को ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई सपना सच हो गया हो। कुछ ही दिनों में शिल्पा सास ससुर के सीधे सरल व्यवहार को अच्छी तरह भांप गई थी। वैसे तो वो ससुराल में सबके साथ बहुत ही अच्छी तरह रह रही थी, लेकिन देवरानी के आ जाने की चिंता उसे मन ही मन खाए जा रही थी, क्योंकि सास मीनाक्षी अब छोटे बेटे देवांश की शादी की जिद लिए बैठ गई थी। हे भगवान, पता नहीं सासू माँ को ऐसी क्या जल्दी है भैया की शादी की। कितने सुकून और शांति से जिंदगी चल रही थी, लेकिन सासू माँ को हमारे शांत जीवन में पत्थर मारने में पता नहीं क्या मजा आ रहा है। जाने कैसी लड़की आएगी। ऊपर से मम्मी जी इतनी सीधी है कि झट से किसी की भी बातों में आ जाती है। कहीं उसके आने के बाद मम्मी जी उसी के बस में हो गई तो मेरा क्या होगा? और अगर यहाँ के धन दौलत को देखकर उसने अपना हिस्सा मांग लिया या धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया तो क्या होगा? नहीं 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 भगवान, मुझे तो सब सोचकर ही घबराहट हो रही है। देवरानी के आने की बात सुनकर ही शिल्पा की रातों की नींद उड़ गई थी। मम्मी जी, अभी तो मेरी शादी को 2 साल भी नहीं हुए और आप अभी से भैया की शादी के लिए तैयारी करने लगी। अब अगर देवरानी आ जाएगी तो मैं तो पुरानी हो जाऊंगी ना। मम्मी जी, अभी कुछ दिन रुक जाइए ना। अरे बेटा, तुझे ऐसा क्यों लगता है? जेठानी जेठानी होती है और देवरानी देवरानी। सबकी अपनी अपनी जगह होती है बेटा, कोई किसी की जगह नहीं लेता। इसलिए अपने मन से ऐसी बातें निकाल दे और खुशी खुशी देवांश के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढने की तैयारी कर। लगता है मम्मी जी ऐसे नहीं मानेंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। 2-4 दिन बीतने के बाद शिल्पा अपनी सास मीनाक्षी के पास आती है। मम्मी जी, आपको पता चला रागिनी आंटी के घर में क्या हुआ? बेटा, मैं तो किसी रागिनी को जानती नहीं हूँ, लेकिन हुआ क्या? वो मेरी मम्मी की दोस्त है ना, उन्होंने अपनी छोटे बेटे की शादी बड़े अरमानों से की थी। अब बेटा पढ़ा लिखा था तो बहू भी एमटेक पास लाई थी, लेकिन उनकी ना सारी खुशियां मिट्टी मिल गई। शादी को 2 महीने भी नहीं हुए थे और देखो दोनों भाइयों के रोज झगड़े हो रहे और सारा मोहल्ला खड़े होकर तमाशा देख रहा है। अंकल जी ने इतने सालों में जो इज्जत कमाई थी सब पानी में चली गई। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा मम्मी जी। उनके तो दोनों बेटे ऐसे थे जैसे राम और लक्ष्मण। हर कोई उनके प्यार की मिसाल देता था, लेकिन भगवान जाने क्या पट्टी पड़ा दी उनकी नई बहू ने कि अब तो छोटा बेटा घर में न किसी से बात करता है, न माँ बाप की तरफ मुड़ कर देखता है। बेचारी आंटी जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अरे बेटा, तूने ना ये सारी बातें मुझे बताकर मुझे भी डरा दिया। कहीं मेरे देवांश को कोई घर तोड़ने वाली लड़की मिल गई तो हम क्या करेंगे? हम तो जीते जी मर जाएंगे कसम से। मम्मी जी, मेरे पास ना एक आइडिया है। क्यों ना हम गांव की कोई पारिवारिक सी सीधी सादी लड़की देवर जी के लिए लेकर आए? ये कैसी बात करी हो तुम? गांव की लड़की देवांश के लिए? अरे देवांश कभी नहीं मानेगा। देखिए, गांव में आज भी संयुक्त परिवार को ही प्राथमिकता दी जाती है और चूंकि गांव की लड़कियां शुरू से ही संयुक्त परिवार में रहती हैं, इसलिए उन्हें बड़े जॉइंट फैमिली से कोई दिक्कत भी नहीं होती। जबकि शहर की लड़कियां शुरू से एकल परिवार में रहती हैं, इसलिए जब जॉइंट फैमिली में मैनेज करने की बात आती है ना, तो शहर की लड़कियों के पसीने छूट जाते हैं। उनके मन में हमेशा यही बात होती है कि वो अपने पति के साथ अलग रहकर सुकून की जिंदगी जिए। हाँ, बात तो तेरी ठीक है बेटा, लेकिन क्या देवांश मानेगा? मम्मी जी, आप समझाएंगी तो क्यों नहीं मानेंगी? आखिर भाई भाई से अलग हो जाए, उससे बेहतर तो यही है ना कि भैया किसी गांव की साधारण लड़की से शादी कर ले। घर में सुख शांति रहे और परिवार की एकता बनी रहे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? पहले तो गांव की लड़की से शादी करने की बात से सभी ऐतराज करते हैं,
लेकिन शिल्पा के समझाने पर एक एक करके सभी मान जाते हैं। देवांश भी थोड़ी नकुर करने के बाद आखिर में एक गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करने को तैयार हो जाता है। जैसा शिल्पा ने चाहा था वैसा ही हुआ और शिल्पा देवर देवांश के लिए गांव की कम पढ़ी लिखी सिंपल सी लड़की को देवरानी बनाकर घर ले आती है। शादी के बाद, शालू देखो, मैं तुम्हें घर में सबकी पसंद नापसंद से वाकिफ करा देती हूँ। अब तुम छोटी बहू हो, घर की आधी जिम्मेदारियां अब से तुम्हारी। क्यों भाभी, किसको क्या पसंद है ये जानकर मैं क्या करूँगी? और आप ना मेरी जिठानी हो तो जिठानी बनकर रहो, सास बनने की कोशिश ना करो तो बेहतर है। और ये काम का बंटवारा करना आपका नहीं, सासू माँ का काम है। और आप मेरी सास नहीं हो जो मुझे काम करने के लिए ऑर्डर चलाओगी, इसलिए ऐसी गलती कभी भी भूल से भी मत करना। हम उन मूर्ख लड़कियों में से बिल्कुल नहीं है जो किसी को भी अपने सर पर सवार होने का मौका दे दे। अरे क्या उल्टी बात कर रही हो तुम? और तुम्हारे अंदर क्या सुरखाब के पर लगे हैं जो मैं तुम्हारे सर पर चढ़ने को मरी जा रही हूँ? मुझे मम्मी जी ने कहा था कि तुम्हें रसोई और बाकी की चीजें दिखा दो, बस इसीलिए तुम्हें से बता रही थी। खैर, अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे रहो मेरी बला से। और हाँ, थोड़ी देर में रसोई में आ जाना, आज तुम्हारी पहली रसोई है। वैसे तो इतने बड़े लोग हैं, रुपया पैसा सब है इनके पास, लेकिन लगता है तमीज नहीं है। अरे हमारे गांव में तो ऐसा कभी ना हुआ कि दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी ना छूटी हो और सासरे वालों ने हाथ में चमचा पकड़ा दिया हो। सासू माँ, ये क्या बात हुई? आज मेरा पहला ही दिन है यहाँ और जिठानी जी आज ही मुझे काम के लिए बोल रही हैं। अरे बेटा, तू गलत समझ रही है। तुझे कुछ नहीं करना, खाना पीना तो हम सास बहू मिलकर संभाल लेंगे। तुझे तो बस आकर शगुन करना है, ये एक रस्म है ना बेटा। सास के बताए अनुसार शालू रसोई घर में जाकर सारी रस्म करती है और उसके बाद अपने कमरे में पहुंच जाती है। हाय दैया, मुंह दिखाई में इतने सारे गहने और इतनी सारी खूबसूरत साड़ियां मिली है, सच में देखकर ही मन खुश हो गया। जब मुझे इतने गहने मिले हैं तो शिल्पा भाभी को तो पक्का मुझसे ज्यादा ही गहने चढ़ाए होंगे माँ जी ने, और पिछले 2 सालों में पता नहीं क्या क्या हड़प लिया होगा। शालू मन ही मन उधेड़-बुन में लगी थी कि तभी उसे पति देवांश और जिठानी की हंसी ठिठोली की आवाज सुनाई देती है। देवांश भैया, ऐसे नहीं जाने दूंगी आपको शालू के कमरे में। मैं तो डायमंड रिंग लूंगी, नहीं तो आज आपको यही हॉल में सोना पड़ेगा। अरे भाभी, थोड़ा तो रहम खाइए अपने छोटे से देवर पर। अच्छा, आपको गोल्ड रिंग दे देता हूँ, खुश? नहीं 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 बच्चू, इतनी आसानी से भाभी तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ने वाली। और जितना मोल भाव करोगे ना उतना ही शगुन बढ़ता जाएगा। लगता है आज आप ऐसे नहीं मानोगी, आज तो जेब ढीली करनी ही पड़ेगी। अरे ये क्या बात हुई? शगुन के नाम पर गुंडागर्दी दिखा रही हैं क्या आप? हमारे गांव में तो 21 रुपए लेकर भाभी रास्ता छोड़ देती है और एक आप एक सीधा अंगूठी मांग रही हैं। अरे शालू बेटा, ये तो खट्टी मीठी रस्म है और हर भाभी का अधिकार होता है, इसमें तुम्हारा बोलना ठीक नहीं है। वो देवर भाभी है, निपटने दो आपस में। तो मेरे पति की जेब ऐसे काटी जा रही है, मैं भी ज्यादा दिन तक ये तमाशा बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ। और सासू माँ तो हर बार बस भाभी का ही साथ दे रही है। देवर देवांश भाभी को डायमंड रिंग देकर कमरे में आ जाता है, लेकिन कमरे में घुसते ही शालू उससे झगड़ने लगती है। हाँ हाँ, सब लुटा दो अपनी भाभी पर, आज गिफ्ट लेने का मेरा दिन है और तुम भाभी पर सारी दौलत लुटाए। देवांश शालू को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही थी। अंत में वो वादा करता है कि आज के बाद भाभी को कोई गिफ्ट नहीं देगा। तब जाकर शालू थोड़ा शांत होती है। शालू ने अपना असली रंग पहले दिन से ही दिखाना शुरू कर दिया था। शुरुआती घटनाओं को शालू का बचपना समझकर मीनाक्षी माफ कर देती है, लेकिन इन बातों का कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद शालू रसोई में खाना बना रही थी। शालू बेटा, दुकान के लिए डिब्बा तैयार कर दो और शिल्पा का खाना निकाल कर रसोई में ही रख दो, उसे बाजार से लौटने में समय लगेगा। बाकी खाना टेबल पर लगा देना। कुछ देर बाद शिल्पा बाजार से वापस आती है तो देखती है कि किचन में उसके लिए खाना ही नहीं बचा है। मम्मी जी, आपने शालू को मेरे लिए खाना बनाने के लिए नहीं कहा था? अरे कहा था ना बेटा, ये भी कहा था कि तुम्हारा खाना निकाल कर रख दे और बाकी सबका खाना लगा दे। लेकिन किचन में तो कुछ भी नहीं बचा। शालू बेटा, तुमने शिल्पा के लिए खाना नहीं बनाया?
मम्मी जी, भाभी को खाना है तो वो खुद बनाकर खा ले, मैं किसी के लिए खाना बनाकर क्यों रखूं? शालू की बात सुनकर शिल्पा के तन बदन में आग लग जाती है। मम्मी जी, मैं इतने साल से सबका खाना बना रही हूँ, अगर आज मैं किसी काम से घर से बाहर चली गई तो मुझे खाना तक नहीं मिलेगा। शिल्पा अपनी सास से बात कर रही थी कि तभी पति श्रेयांश का फोन आता है। श्रेयांश से बात करने के बाद, मम्मी जी, श्रेयांश का फोन था, वो बता रहे हैं कि आज दुकान पर जो टिफिन गया है उसमें सिर्फ देवांश और पापा जी का खाना था, शालू ने इनके लिए खाना तक नहीं भिजवाया। शालू बहू, ये कैसी ओछी हरकतें कर रही है तू? ऐसे ये घर चलाएगी तू? आज से पहले घर में क्या हुआ और क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं साफ साफ बता रही हूँ, मुझे सिर्फ अपने पति से मतलब है, और मैं खाना भी बस उनके लिए ही बनाऊंगी। पूरे परिवार की ठेकेदारी नहीं है मेरे पास। देखो तो कैसे बेशर्म की तरह बात कर रही है। बस इसी दिन के लिए तुझे ब्याह कर लाए थे क्या हम? हाँ हाँ, बेशर्मी हूँ मैं। तो मुझ जैसी बेशर्म को मेरा हिस्सा देकर अलग कर दीजिए ना। मुझे भी आप लोगों के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मैं तो आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। छोटी बहू की बात सुनकर दोनों सास बहू ठगी सी खड़ी होकर अपना मुंह देखने लगती हैं। मीनाक्षी छोटी बहू को बहुत समझाती है, लेकिन उसके स्वभाव में कोई भी अंतर नहीं आता। वो ना तो किसी के साथ सीधे मुंह बात करती थी, ना ही घर के किसी भी काम में हाथ बटाना चाहती थी, जिसके कारण अब बड़ी बहू शिल्पा भी सास के सामने छोटी बहू की शिकायत करने लगी थी और आए दिन दोनों देवरानी जेठानी के झगड़े होने लगे थे। दोनों बहू में होती रोज रोज की बहसबाजी से अब मीनाक्षी बहुत तंग आ चुकी थी। शालू बहू, बहुत अरमानों से हम तुम्हें ब्याह कर अपने घर लाए थे। सोचा था तुम गांव से आई हो तो शायद परिवार को जोड़ कर रखोगी, लेकिन तुम तो शहर की लड़कियों से भी 4 हाथ आगे निकली। आज मुझे समझ में आया कि शहर की लड़कियां तो मुफ्त में बदनाम हैं। तुम्हारी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। मुझे अब तेरे जैसी बदजुबान और बदतमीज लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना, इसलिए मैं तुम्हें अलग कर रही हूँ। घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए मीनाक्षी शालू को आधा हिस्सा देकर अलग कर